Hi, this is Shrujita Ghosh. Today we are here for Daisat Chetna Muhurat. This is really a privileged moment for all of us. And मैं basically theatre artist हूँ and I'm doing lots of movies in South and TV series also. This is my first movie in Bollywood. So I'm really excited to share the moment with all of you. And Daisat Chetna is something about a social awareness creating message movie. This has lots of varieties and moments, and a girl a girl or anybody, if she is missing from Kashmir or something, a place, कश्मीर से अगर मुंबई में अगर कोई भी लॉस्ट हो जाता है, तो जो अलग अलग हम लोगों का धाराएं है और वहाँ का जो मोमेंट, मतलब वहाँ का जो पुलिस है और यहाँ का जो पुलिस है, वो लोग कैसे एक मतलब लड़की को वहाँ से निकालते हैं, और उसके ऊपर पूरा मूवी है. So it's like an interesting story, and the story it has lots of thrilling, I guess, and suspense is there. So much suspense is there. So I think हम लोग शुरू करने वाले हैं और आगे आप बोलेंगे. जी. तो जैसे कि इन्होंने बताया, दहीसर चेतना का बेसिकली एक लड़की की कहानी है जो एक चीज़ की खोज में निकलती है. वो क्या चीज़ है, वो क्या सिचुएशन है, वो अभी हम नहीं बता सकते बिकॉज इट्स अ सस्पेंस एंड हम ओपन नहीं कर पाएंगे. और जैसे कि इन्होंने बताया कि कश्मीर और भारत के बीच में अभी लॉज को लेकर थोड़े से डिफरेंसेस हैं, धाराओं को लेकर डिफरेंसेस हैं. तो इस सिचुएशन को लेकर ये इस 370 वाली धारा की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे सिचुएशंस उभरते हैं, उसके ऊपर ये पूरी कहानी है. इट्स अ जर्नी ऑफ अ गर्ल. और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक कॉप का किरदार प्ले कर रहा हूँ जो कि मुंबई में एक मराठी कॉप है. और ये कहानी जब कश्मीर से बॉम्बे आएगी तब मेरा पार्ट बेसिकली रिवील होगा. और जो कि एक जो सस्पेंस है, उस सस्पेंस को खोलने में जहाँ तक मुझे पता है मेरा अहम हिस्सा होने वाला है. सो लाइक शी सेड, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दहीसर चेतना. आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा कर रही हैं, रियल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा कर रही है. पब्लिक आज नॉर्मल कमर्शियल फार्मूले वाले फिल्म से काफ़ी ऊब गई है. तो हमें भी काफ़ी होप्स हैं कि ऐसी एक हार्ड हिटिंग और रेलेवेंट सब्जेक्ट है, उससे पब्लिक जुड़ना चाहेगी और पब्लिक देखना चाहेगी. और बहुत सारा एंथुजियाज्म होगा पब्लिक में जब उन्हें पता चलेगा कि ये दहीसर चेतना का एग्जैक्टली क्या है. Okay, I wanted to ask you, sir. We have seen you working in industry for long. You also training in crime petrol as an inspector. Right. How different would be the inspector role you going to play in like the Technica? Because it's a Marathi guy. Are you doing some sort of workshop or something? No, I don't think I'll be doing a lot of workshops or anything. But जहाँ तक मराठी का सवाल है, मैं मुंबई का लड़का हूँ. मराठी मैंने स्कूल में सीखी है और थोड़ी बहुत बेसिक मराठी बोलना आता है मुझे. और भी काफ़ी एपिसोड्स में मैंने वो मराठी टच वाले कैरेक्टर्स किए हैं. तो वर्कशॉप्स वगैरह तो वो हमारे सर अनिल सर जो हैं डायरेक्टर, उनके ऊपर डिपेंड करता है. अगर वो वर्कशॉप करना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे. लेकिन क्राइम पेट्रोल में जो मैंने कॉप के कैरेक्टर्स किए हैं वो ज़्यादातर मैंने नॉर्थ बेस्ड किए हैं. व्हेनेवर इट्स अ पंजाब स्टोरी वो लोग मुझे बुलाते हैं, पता नहीं क्यों. तो दिस द फर्स्ट टाइम आई बी प्लेइंग अ महाराष्ट्रियन कॉप. और हमने पर्दे पे बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को कॉप्स प्ले करते हुए देखा है. तो जाहिर सी बात है उन लोगों से तो इंस्पिरेशन लूँगा ही लूँगा मैं. लेकिन देखूँगा कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी तरफ से मैं अगर कुछ उसमें तड़का डाल सकूँ या कहीं पे ऐसे कुछ सिचुएशंस है जिसमें मैं अपना कुछ योगदान दे सकूँ, तो वो तो सेट पे जब जाएंगे और सीन्स पे काम करेंगे तभी पता चलेगा. Okay, क्या I believe you have seen बाजीराव मस्तानी, the way especially the diction. Yes. मैं लहजे की बात करता हूँ. Yes. रणवीर ने जिस तरह पैदा किया, वो लहजा नजर आता है कि मराठी का है. जी. तो क्या उस तरह की कोई डिटेलिंग में जाएंगे आप कि वो लहजा लगे, आपको अलग करे, क्योंकि बीइंग प्लेइंग अ कॉप? बिल्कुल डिटेलिंग में जाएंगे. अगर हम महाराष्ट्रन एक मराठी कॉप की बात कर रहे हैं तो वो लहजा तो आएगा ही आएगा. जाहिर सी बात है बहुत सारी लाइंस भी मैं चाहूँगा कि वो मराठी में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ. बिकॉज हम आम तौर पे हम बॉम्बे में भी देखते हैं जब कॉप्स बात कर रहे होते हैं तो वो महाराष्ट्रन कॉप्स जो होते हैं वो हिंदी मराठी वो मिक्स करके बोलते हैं. तो वो फ्लेवर तो डेफिनेटली इसमें हम ले आएंगे बिकॉज तभी कैरेक्टर का मज़ा है. तो
उस डिटेलिंग में तो हम जाएंगे ही जाएंगे डेफिनेटली। एक्ट्रेस, क्या ये हाफ विडो की कहानी है? अगर मैं कश्मीर की बात करूँ या मैं धारा 370 की बात करूँ, बहुत से लोग, बहुत से मैं कहूँगा महिलाओं के शौहर या पति जो मिले नहीं है, हाफ विडो कहा जाता है कश्मीर में। क्या ये उसके संघर्ष की कहानी जो निकली है ढूंढने की, भाई मेरा पति कहाँ? ये तो हम नहीं बता सकते। दिस इज द सस्पेंस। अभी हम नहीं खोल सकते कि किस चीज़ के लिए खोज में निकली है, बट ऑफकोर्स इट्स बेस्ड ऑन वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है कि क्या हो रहा है हमारी कंट्रीज में और कैसे किस चीज़ के लिए एक लड़की खोज में निकलती है, उसकी ऊपर स्टोरी है। आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड कैरेक्टर एंड स्टोरी जो है कहीं पे जाके मतलब फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में जाके बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है उस लड़की के लिए, और वो उस चीज़ से कैसे निकलती है, कैसे आगे बढ़ती है और क्लाइमेक्स तक कैसे पहुंचती है, इसके ऊपर स्टोरी है। Are you people are following the strategy of Vidya Balan which she has done during the promotion of कहानी की, to travel in a disguise of a pregnant woman? फिर बाद में जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो दुनिया ही अलग है। तो क्या ये खास यूएसपी बना के चल रहे हैं आप लोग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या प्रमोशन स्ट्रेटेजी की? एक लड़की है, निकली है, ढूंढ रही है? ओके कल नाराज हो गए। श्योर आई डिडंट सी दैट। ओके, मुझे लगता है ये स्टोरी कहानी से तो काफ़ी मतलब डिफरेंट है। इसमें ऐसी कोई बात है नहीं जो वहाँ पे जो अलग सी रिवेंज वाली बात थी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली कहानी तो लिटिल बिट रिवेंजफुल है, बट नॉट लाइक मतलब जो विद्या बालन ने जो प्ले किया था वैसा कुछ नहीं है। पर बोल सकते हैं कि लाइक फॉर लड़कियों के लिए बहुत ही मतलब सोशल एक अवेयरनेस क्रिएटिंग मूवी है, और इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत लोग जो इंडिया में बहुत चीज़ों के बारे में, बहुत लॉज के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और लड़कियों के लिए भी आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज जाएगा। Yeah, the last question to you, sir. I keep on asking you, sir, or two or three questions. Yes, sir. Do you think you are one of the most underrated actor who can be used potentially, and you have not been used, or you don't do the okay sir and yes sir with the producer? No, actually, I am a very okay sir kind of a person. जैसे कि जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है वो सब यही कहते हैं कि आई एम एन अकोमोडेटिंग एक्टर। अंडररेटेड आप कह रहे हैं तो मुझे ये सुन के खुशी हो रही है कि someone feels that I am maybe I haven't got the kind of parts that I deserve. But सर ऐसा है कि one has to just go with the flow. आपको मतलब मेरे करियर में एक ऐसा फेज़ आया था जिसमें मैंने अपने करियर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था कि मैं ऐसा ही काम करूंगा और सिर्फ फिल्में करूंगा और सिर्फ ये करूंगा, लेकिन वो जो मेरे 3 साल मेरी लाइफ के थे और वो जो मेरा करियर का डिसीजन था वो सबसे ख़राब डिसीजन था। बिकॉज अपनी इंडस्ट्री बहुत देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओपननेस इन द इंडस्ट्री, और कभी कैंप सर तो कैंप तक तो सर मैं आज तक पहुँच ही नहीं पाया हूँ, वो तो बहुत दूर की बात है। राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ कि whatever I am getting, I am doing। हाँ मतलब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रहती है कि कहीं पे भी कोई मतलब I don't want to do any kind of work जिससे कि मतलब जो थोड़ी बहुत मेरी इमेज है वो ख़राब हो या कहीं पे वो डिग्रेड हो। But yes, I am not very choosy about my work right now. I just want to work with everyone। जो लोग भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं और जो भी पार्ट्स मुझे दे रहे हैं, मैं पूरी शिद्दत के साथ वो काम करना चाहता हूँ। Thank you. फिल्म का जो सब्जेक्ट है बेसिकली थोड़ा डिफरेंट मूड उठाया हमने। वैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत आती है, वुमेन ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत सारी फिल्मों में देखेगी, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट इसलिए क्योंकि एक कश्मीर से लड़की जो गायब हुई है
जो करैक्टर गायब हुआ है उसको ढूंढने के लिए अगर कोई भी मुंबई या इंडिया के किसी पार्ट में भी जाता है, वहाँ केस फाइल करने के लिए उसको 370 की धारा, 35A की धारा और बहुत सारे धाराओं को सामना करना पड़ता है, जिसमें वो केस फाइल ही नहीं हो पाता है। वहाँ का कोई पुलिस वाला इंडिया के किसी पार्ट में नहीं आ पाता है, इंडिया का कोई पार्ट वाला वो कश्मीर के किसी पार्ट में जाके इंक्वायरी नहीं कर सकता है। तो इंडिया में है कश्मीर, कश्मीर हमारा पार्ट है, एक हम है खुद, पूरा हमारा हाथ है कश्मीर, लेकिन हम हाथ को यूज़ नहीं कर सकते। उसका संविधान अलग है, उसका झंडा अलग है, उसका तौर तरीका अलग है। क्यों? उस चीज़ को हमने डिस्क्राइब किया है इस फिल्म में। एक सस्पेंस स्टोरी है जिसका बेस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और वो कहानी जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। दूसरा कि जो जम्मू कश्मीर में एक अनिल जी ने जैसे बताया कि कहानी पूरी डिफरेंट टाइप की है। जो जम्मू कश्मीर में जो 370 की धारा लगती है, तो हिंदुस्तान में अब तक 370 की धारा का प्रॉपर मतलब 70 से 80% को मालूम नहीं कि 370 की धारा का एक्चुअल क्या मतलब होता है। तो उस धारा को हमने भरपूर इस फिल्म में यूज़ किया है कि एक लड़की को क्या दिक्कत आती है जब 370 की धारा लेके बम्बई में आती है। तो ये हर चीज़ हमने इस पिक्चर में ले ली है, जो पूरी डिफरेंट स्टाइल लगे और सस्पेंस थ्रिलर में जो चीज़ आज तक ना आई। लेकिन जहाँ का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो दिखाया गया ये दिखाया गया कि कश्मीर एक अलग ही राज्य है, मतलब वहाँ पे लॉज है या यूएस, तो क्या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का? नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, मगर जो हकीकत है कि जो एक ही कंट्री में एक ऐसा रूल, भले बरसों पुरानी कलम लगी हुई है 370 धारा, मगर एक ही कंट्री में रूल से दिक्कत क्या आती है, फ़ायदा क्या होता है, वो पूरी चीज़ ये पिक्चर देखने के बाद सबको पता चलेगा, जो 80% लोगों को पता नहीं है। और कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं हम, सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को समझें कि एक जो धारा है वो धारा हमें पाबंद कर देती है कि हम कश्मीर को अपना पार्ट होने के बाद भी नहीं बोल सकते कि कश्मीर हमारा पार्ट है। हम ये नहीं चाहते कि कोई ये बोले कि कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठा रहे हैं, कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं। लेकिन इंस्पायर्ड कहाँ से? सर मैं खुद भुगत भोगी हूँ। किस तरह से देखते हैं? ये खुद कश्मीर गए थे, वहाँ पे इनका 370 की धारा का हिस्सा खुद बन के आए थे, तो इसने खुद एक दिक्कत झेली थी, इसके लिए उसने खुद ये लाइन बनाई और हम दोनों ने मिलकर इसको अच्छी तरह से डेवलप किया। और सर 370 धारा में जैसे कि वहाँ अपना झंडा लगा नहीं सकते, वहाँ अपने यहाँ के लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, इस चीज़ों सुधर के धारा चालू होती है। और अपनी वहाँ के लोग यहाँ सब कुछ मतलब कुछ भी एक बिजनेस पॉइंट चालू कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने कुछ सब हाँ हर चीज़ इसमें आ गई है, और उसकी डिटेलिंग अनिल जी बताएंगे, क्योंकि इनका खुद का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इनको ज़्यादा पता है कि 370 में क्या क्या झेलना पड़ता है और क्या नहीं झेलना पड़ता है। प्रॉब्लम है सर। देखो ऐसा है, बिजनेस से रिलेटेड हमने कुछ हाईलाइट नहीं किया, हमने दिक्कतें, एक आदमी को जो दिक्कत होती है वहाँ के आदमी को भी दिक्कत होती है, यहाँ के आदमी को भी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ वाला सोचिए है कि 370 है तो वहाँ वाला, कुछ लोग वहाँ हैं जो पर्टिकुलर जिनको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, लेकिन आज जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ के, उनसे अगर पूछोगे जाके तो उनको 370 नहीं भाता है। वो खुद अपने घर बार छोड़ के दूसरी जगह जा चुके हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग। तो वो 370 की धारा का मतलब ये नहीं है कि वहाँ वाले खुश हैं यहाँ वाले खुश नहीं हैं, दोनों चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ वाले खुश हैं वहाँ वाले नहीं हैं। उस चीज़ को हमने डिस्क्राइब किया कि क्या प्रॉब्लम्स आती है, हमने प्रॉब्लम्स को दिखाया कि एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, कोई भी चीज़ आप कहीं पे भी, वहाँ से कोई मिसिंग हो या यहाँ से कोई मिसिंग हो, तो उसको फाइल करने के लिए आपको 365 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो भी केस फाइल नहीं होता आपका। किस तरह से इसको मतलब सब्जेक्ट काफ़ी सेंसेशनल भी है, काफ़ी क्या कहते हैं, किस तरह फिल्म फेस्टिवल एक बड़ा मीडियम होता है, फिल्म फेस्टिवल पर ये फिल्म को देखो हम हर चीज़ को मेंशन करके चल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पब्लिक में पहले एक बार अवेयरनेस आए कि ये चीज़ क्या है, फिर फेस्टिवल भी होगा। कमर्शियल सब्जेक्ट भी है, हमने गाने भी अच्छे से बनाए हैं, उसमें मोहित जी गा रहे हैं, प्रियंका नेगी गा रही है, और सिंगर जो बड़े सिंगर हैं हमारे साथ गा रहे हैं। हमने उसमें लव स्टोरी, एक ट्रायंगल भी डाला हुआ है पूरा का पूरा, वो लव स्टोरी भी है, सब चीज़ें मेंटेन की है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक धारा को पकड़ के पूरी कहानी को शेप किया, ऐसा नहीं है। वो पूरा एक कमर्शियल बेस है उस फिल्म का, जिसको देख के इंटरेस्ट भी लगेगा और थोड़ा आपको सस्पेंस भी दिखाई देगा उसमें। वो सस्पेंस देखने के बाद ही आपको फील होगा। स्टारकास्ट की बात करें तो आपने और जो
हमारे जैसे रुशाद राणा जी हैं, रुसलान मुमताज़ है, कंगना है, अरुण बख्शी है, मुकुल देव है। ये मेन करेक्टर जो है हमारी कंगना है, क्योंकि फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, जो एक एक्शन मास्टर भी दिखाई है हमने उसमें, और वो बेस दिखाया हमने उसका। तो हमने उस बॉडी बिल्ड को देख के हमने कंगना को फाइनल किया है, क्योंकि मेन फीमेल बेस ही है। हीरो तो हमारा थोड़ा कम ही उसमें है, मेन फीमेल बेस। हम लोग अभी कश्मीर में जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ नवंबर में। 10 से 15 दिन का शेड्यूल पहले हमारा कश्मीर है, बाकी बॉम्बे का पूरा शेड्यूल है। 25-30 दिन 35 दिन का जो भी शेड्यूल जाएगा वो बॉम्बे जाएगा। तो टारगेट तो जून जुलाई का है, लेकिन फिर भी देखते हैं कब तक पूरा शेड्यूल पूरा हो जाए, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है। जून जुलाई का एक टारगेट तो है हमारा। बड़ा सुंदर गाना है, रोमांटिक गाना है, और मैंने अभी इसका फाइनल वर्जन तो नहीं सुना है, रफ सुना है, और मैं आज यहाँ गाने के लिए आया हूँ गाने को। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सॉन्ग, और बहुत ग्रूवी गाना है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो व्हाट काइंड ऑफ सेलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है जब बच्चों को अप्रोच करते हैं, मुझे लगता है जो गाने होते हैं, तो व्हाट इज द सेलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह गाने आपको करवाने हैं? इंडिविजुअली मेरा तो क्राइटेरिया ये होता है कि गाना एक तो वल्गर नहीं होना चाहिए, और मुझे डबल मीनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे गाना, और गाने में डेप्थ होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ हो जो लोगों के दिल तक जाए, तो वही क्राइटेरिया होता है बस। बाकी तो सिचुएशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, और फिल्म में तो हर फिल्म का एक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से गाना होता है, पर उसमें कुछ एक डेप्थ होना चाहिए, एक कैच होना चाहिए कुछ, तब मज़ा आता है गाने में। तो इसमें वो गाने में है वो। आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ है वो एक तो आइटम नंबर है, प्रियंका नेगी ने बहुत अच्छा गाया, और सर गा रहे हैं एक रोमांटिक नंबर, ब्यूटीफुल रोमांटिक नंबर, जो अभी हम लोग रिकॉर्ड करने लगे। और संजीव जी, चतुर्वेदी जी ने लिखा है, दोनों गाने लिखे, इनके सारे गाने इन्होंने लिखे, अभी शुरू होने वाला है। फिल्म इज़ ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड ये फिल्म कश्मीर से शुरू होती है और बॉम्बे में आके ख़त्म होती है। बाकी चीज़ का आपको तो डायरेक्टर साहब बता सकते हैं, इसलिए हम लोग म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स, बाकी जितना हमें पता है इट्स ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड गाने भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। एक दो लाइन सुनाइए आपको। आप गाना गा रही हैं कुछ? यस यस, बहुत ज़बरदस्त नंबर गाया है इन्होंने। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू सिंग फॉर काशी जी एंड संजीव जी, बहुत अच्छा लिखते हैं। काशी जी ऑलवेज बीन माय फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, एंड आज मोहित जी यहाँ पे आए हैं, तो मैं तो खुशी के मारे पागल हूँ। ब्यूटीफुल सॉन्ग विद मोहित जी। तो ये एक रोमांटिक नंबर है, और एक ज़बरदस्त आइटम नंबर भी गाया है इन्होंने, चाहेंगे कि उनको लाइन पहले ये सॉफ्ट वाला। ओके ओके। तू है मेरा ओ प्यार सनम, अपना भी मुझे लगता है जाने, ये तमन्ना मेरी तस्वीर मेरी नजरों से तो मैं गया कभी तेरी हर एक अदा, दिल की आखिरी तेरी नजरों से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लिखा है संजीव जी ने गाना। हाँ, लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे हैं, अभी भी बहुत बढ़िया बनाए हैं। गाने वाले हैं, अभी मज़ा आ जाएगा। मेरे इसलिए आपको जो गाना दिया गया था, ये आपने पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट देख के ये गाना लिखा है, या पहले आपके गाने तैयार थे और नहीं, अभी आज के टाइम में मोस्टली डायरेक्टर अपनी कहानी के हिसाब से गीत एक्चुअली चाहते हैं, तो ये इस गाने की सिचुएशन थी कि हमको इस तरह का गाना चाहिए था, और उस पर ऑलरेडी काशी जी पहले एक धुन बना चुके थे बहुत प्यारी, इसमें शब्दों की कमी थी केवल। तो फिर आया कि इसमें शब्द डालने हैं, तो शब्द डालने का काम मैंने। क्योंकि ये कश्मीर से कहानी शुरू होती है, तो कुछ लहजे के कुछ इसमें एक्चुअली क्या है, कभी कश्मीर में उर्दू एक्चुअली शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर होता है, तो हमने इसमें उर्दू शब्द इसमें ज़्यादा रखा है, ज़्यादा नहीं उतनी रखा है जैसे आटे में नमक, क्योंकि हमको हिंदी फिल्म में अपने गाने चलाने होते हैं, तो लोगों को उतना समझ में आता है कि आप आटे में नमक डालते हो तो बहुत ज़्यादा उर्दू नई जनरेशन के दिमाग से बाउंस हो जाता है। मैं पहले लिखता था, मेरे काफ़ी गाने आए थे इनमें उर्दू होती थी,
सुपर नानी फिल्म का एक गाना था, माहरू दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल। तो मेरा बेटा जब सुना तो मुझे बोला आप जो भी बनाती हो ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इवन उसके दोस्त भी बोल गए अरे आपको सिंपल नहीं बना सकती हो, आप ऐसी ऐसी उर्दू करते हो। तो उसके बाद से फिर हमने बड़े सिंपल सॉन्ग रखे। तो मेरा मुझ बागी फिल्म का गाना था, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, एकदम सिंपल। फिर हाउसफुल का गाना था, न जंगे जारी जारी रात टांग उठा के। तो फिर वर्ड्स जो है बहुत सादा सादा रखने लगे कि लोगों को समझ में आए। जो समझ में नहीं आएगा इसमें भी उर्दू है बट समझ में आएगी, सारी आए उर्दू है ना, किसी आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड तलफ़ुज़ और गायकी क्योंकि बहुत सर की है इसमें, अरे तो जैसे क्या बोलते हैं ना चाहिए। कि ये जिन शब्दों को छू लें या गुनगुना दें वो अपने आप में जो एक अलग लेवल पर पहुँच जाते हैं। तो हम लोग को बड़ी खुशी, बहुत सारे एक्चुअली गाना गा रहे हैं। एंड काशी जी एंड प्रियंका जी ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, अब इनका वेट करें गायकी का। अमन जी अगर कुछ चंद लाइनें आप भी अगर नहीं, मैं तो अभी गाना गाऊंगा। गाएंगे, अभी आया हूँ मैं, पहले हाँ। सुना है गाना करके, तो अभी सिंग नाउ। तो मैं गाने को थोड़ा जज करूंगा, फील करूंगा और उसके बाद फिर गाऊंगा। Okay, so just Deepika and Ranveer getting married. Can you sing one song for the both of them? Any message you want to say, both of them? Deepika and Ranveer getting married in next month, 15th and 16th of November. Anything you want to say regarding that? सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगा बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल दैट टू ब्यूटीफुल पीपल आर कमिंग टुगेदर, सो आई रियली विश देम अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। And your thoughts on that? I didn't know that Ranveer and वो हो रहे हैं। मेरा तो दिल टूट गया because I love Ranveer। खेला मत करो गर्ल्स। सारी लड़कियों का दिल टूटने वाला है but wishing them all the happiness and success in life। and कुछ इनके लिए एक गाना हो गया। हाँ हो गया ये आप आप सबके लिए सुना, मुझे मेरी गाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथी सब तेरा, हाँ शुरू कर सकते। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझमें कुछ नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, मेरा मुंह में कुछ नहीं सब तेरा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
मैं नहीं गाने वाली हूँ। ये फिल्म स्पेशली वुमेन ट्रैफिकिंग पे है, जिसमें एक कश्मीर में एक बोलते हैं कि 377 की धारा लगती है, जो अगर कश्मीर का कोई भी यहाँ पे आता है इंडिया में, आई मीन दिस साइड, तो उसका केस लॉन्च नहीं होता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे केस नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ से कश्मीर में जाते हैं, उसको बोलते हैं 35 है 377 की धारा, तो यहाँ का केस वहाँ पे नहीं दर्ज होता है, वहाँ का केस यहाँ पे दर्ज नहीं होता है। तो स्पेशली ये वुमेन ट्रैफिकिंग पे है। तो अभी बस जल्दी हम शूट करने जा रहे हैं नवंबर में। ओके, किस तरह का आपका किरदार है, थोड़ा कुछ बताइए अपनी। इसके बारे में मैं ज़्यादा तो रिवील नहीं कर सकती हूँ, बस यही बताया है कि ये सस्पेंस थ्रिलर है और पूरी बेस्ड जो स्टोरी है वो एक लड़की के ऊपर इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें काफ़ी सारे किरदार है। शायद आप लोगों को पता भी चल गया होगा कौन कौन है फिल्म में। रुसलान है और मुकुल देव सर हैं। ओके, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन एक तो ये कि इट्स अ विमेन ओरिएंटेड स्टोरी, और बहुत कम स्टोरीज ऐसी होती हैं जो विमेन के ऊपर अपने बॉलीवुड में बहुत कम दिखाई जाती हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन मेरा यही था कि मुझे जैसे मैंने स्टोरी सुना था कि मुझे अब यही करना है, क्योंकि एक तो विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और दूसरा विमेन ट्रैफिकिंग पे है, जो आजकल के टाइम में हो रहा है हमारे आसपास, हम जितना देखते हैं। तो स्पेशली वो उसके ऊपर है, और स्पेशली कश्मीर का, और दहीसर चेकनाका हमारी मूवी का नाम है। तो इट्स रिलेटेड टू वुमेन ट्रैफिकिंग। मेन जो हमारा टाइटल है वो इसी के ऊपर है। वैसे ही चेकनाका उतना अजीब लग रहा है कि क्या ये मुंबई के एक इलाके में हो रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, मतलब नहीं, मुंबई के एक इलाके में नहीं हो रहा है विमेन ट्रैफिकिंग। आई थिंक हर जगह पे होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इट्स नॉट स्पेशली कि इन मुंबई, इट्स नॉट स्पेशली कि इन कश्मीर, इट्स नॉट स्पेशली इन दिल्ली, इट्स आई थिंक एवरीवेयर, एंड वी नीड टू स्टॉप इट, एंड वी आर आवर गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दिस, एंड सब लोग बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो ये मूवी टोटली उसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या ये लड़की क्या करती है इन चीज़ों को लेके। बाकी आप लोगों को फिर मूवी में पता चलेगा। आई हैव सीन द स्टेटस ऑन इंस्टाग्राम दैट दे आर गेटिंग मैरिड। आई मीन इट्स अमेजिंग थिंग कि इतने टाइम से वो लोग साथ में हैं एंड नाउ दे आर गेटिंग मैरिड, और एकदम से रिवील किया। सो एवरीबडी इज़ हैप्पी आई गेस इन बॉलीवुड। कंग्रेचुलेशंस। मैं तो एक तो इस फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, और दूसरा मैंने पूरी फिल्म की कास्टिंग की है। अ बिग थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर अनिल नारायणी जी एंड हरीश पटेल जी, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, एंड कंगना जी, नवीन प्रभाकर जी, जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको मैंने फिल्म के लिए अप्रोच किया, एंड जैसे कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई वुड लव टू डू दिस फिल्म। एंड देन उसके बाद वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई है। एंड ये फिल्म जो मैं वो जैसे सब लोग कहते हैं ना हट के है, वो मैं अभी नहीं बोलूँगा, वो रिलीज़ पे आप लोगों को खुद पता चलेगा कि वो टिपिकल लव स्टोरी या रोमांस व सस्पेंस व थ्रिलर नहीं है। आज जैसे यहाँ पे चल रहा है देख रहे हैं लव जिहाद और वुमेन ट्रैफिकिंग, उसके ऊपर बेसिकली इसमें फोकस किया गया इस फिल्म में कि किस तरीके से कश्मीर में एक हैप्पी फैमिली है। आज देखिए ना यार, आप सबको पता होगा बांग्लादेश, नेपाल, कई जगह से लड़कियां लाई जाती हैं, बेचा जाता है। बहुत सारी फिल्में इसके ऊपर तमिल में, तेलुगु में बन चुके हैं। हिंदी में शायद पहली बार ऐसा बन रहा है जो वुमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर फोकस करके बन रही है। मैम, जैसे माना जाता है कि मुंबई सिटी का घर है, बॉलीवुड का घर है, लेकिन दहीसर को स्पेसिफिकली हाईलाइट करा आप लोगों ने। हाँ, उस पर एक बहुत ज़्यादा सस्पेंस है जो आपको थोड़े से दिन में पता चल जाएगा। उसका मेन एक रीज़न भी है जो आपको थोड़े से दिन में पता चल जाएगा, बिकॉज हम अभी नवंबर में शूट करने जा रहे हैं। तो अभी पूरी स्टोरी पूछना चाहते हो क्या?